मोशन के कंसेप्ट्स। तो मोशन क्या होता है? मूवमेंट। मूवमेंट मतलब अपनी जगह से हिल के किसी और जगह पे पहुंचना। वो किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए हो सकता है, एक बॉल के लिए हो सकता है, लोगों के लिए हो सकता है, गाड़ियों के लिए हो सकता है। तो अपनी पोजीशन से हिल के किसी और लोकेशन पे पहुंचना या किसी और पोजीशन पे पहुंचना, इसलिए मोशन क्या होगा? मोशन मतलब चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अभी इसको हम लोग मेजर कैसे करते हैं? इसको मेजर करते हैं लेंथ में, कि क्योंकि कहाँ से कहाँ तक पहुंचे हैं उसके लिए वो होता है लेंथ, है ना। तो उसी को बोलेंगे डिस्टेंस भी बोलते हैं हम लोग। तो डिस्टेंस और इसका मेजरमेंट होता है लेंथ में, तो ये होता है मीटर या किलोमीटर में। तो इसका डिस्टेंस को मेजर करने का यूनिट होगा किलोमीटर या मीटर। ठीक है, फिर इसके बाद में देखते हैं कि स्पीड क्या होता है। अभी स्पीड क्या होता है कि वो जो पोजीशन अपनी चेंज हुई है वो कितनी देर में हुई है, तो वो जल्दी हुई है या उसको टाइम लगा है, कितना टाइम लगा है, उसके हिसाब से हम लोग स्पीड स्पीड का डेफिनेशन करेंगे। मतलब जैसे कि ये क्रिकेट की पिच है, ठीक है। अभी हमारे पास समझो दो बॉलर है, दोनों बॉलर यही इसी पोजीशन से बॉल फेंक रहे हैं और वो पिच पे इसी पोजीशन पे आके गिर रही है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? बॉल का जो डिस्टेंस है बॉलर के हाथ से यहाँ तक का, वो तो सेम है दोनों बॉलर्स के लिए। ठीक है, ये जो बॉलर है वो दूर से भागता हुआ विकेट की तरफ आता है और जोर से बॉल फेंकता है, तो वो बॉल कितनी देर में पहुंचेगी? जल्दी पहुंचेगी ना उसी डिस्टेंस पे। ये वाला जो बॉलर है वो विकेट के पीछे से आया हुआ है और वो बॉल जब फेंकेगा तो उसको कुछ थोड़े एक्स्ट्रा सेकंड्स लगेंगे उसी डिस्टेंस पे उसी जगह पे पहुंचने के लिए। तो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर हुआ है। इसका यूनिट है मीटर्स पर सेकेंड या फिर किलोमीटर पर आवर भी ले सकते हैं। फिर एवरेज स्पीड क्या होता है? ये होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो ये एवरेज स्पीड हम लोग कब देखते हैं? समझो ये गाड़ी है, ये यहाँ से लेके इधर तक पहुंच रही है, तो इस पूरे रास्ते में समझो ट्रैफिक की वजह से उसको, वो जहाँ ज्यादा ट्रैफिक है वहां पे समझो इस यहाँ इस पॉइंट तक ज्यादा ट्रैफिक है, तो वो धीरे धीरे चलेगी, फिर मतलब उसने ज्यादा टाइम लिया है तो इसका स्पीड स्लो है। फिर यहाँ से लेके इधर तक उसका जो ट्रैफिक है उसको कम मिला है तो फास्ट चल जाएगी, मतलब यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में ज़्यादा स्पीड से चल रही है। फिर इसके बाद में वापस उसको ट्रैफिक दिखता है तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसका स्पीड कम हो रहा है। तो अभी उसका ओवरऑल स्पीड क्या है? वो होता है एवरेज स्पीड, मतलब पूरा ये डिस्टेंस कवर करने में उसको सब मिला के कितना टाइम लगा है, वो होता है एवरेज स्पीड। इसीलिए एवरेज स्पीड होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, मतलब ये पूरा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल कितना टाइम उसको लगा है इतना डिस्टेंस कवर करने में, तो ये होता है एवरेज स्पीड। फिर देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो डिस्प्लेसमेंट बाय डेफिनेशन क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। पर इसका एक्चुअली इसका मतलब क्या है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क है? तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में सबसे मेजर फर्क है कि डिस्टेंस होती है स्केलर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट होती है वेक्टर क्वांटिटी। पर ये स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी होती क्या है? स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसका सिर्फ एक ही पैरामीटर होता है और वो होता है उसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब उसकी वैल्यू या उसके अमाउंट या उसकी मेजरमेंट। ठीक है, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन भी कंसिडर करते हैं। तो हम लोग देख रहे थे गाड़ियों के बारे में या मोशन के बारे में, तो यहाँ पे भी स्केलर और वेक्टर समझने के लिए हम लोग देखेंगे इन गाड़ियों का एग्जाम्पल। ठीक है, अभी स्पीड होता है स्केलर और वेलोसिटी होती है वेक्टर, मतलब वेलोसिटी में हम लोग डायरेक्शन भी कंसिडर करेंगे और स्पीड होती है स्केलर, इसीलिए उसका सिर्फ मेजरमेंट, उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसिडर करेंगे। जैसे कि ये 40 किलोमीटर पर आ रहा है, ये 60 किलोमीटर पर आ रहा है, ये उसका स्पीड है। तो स्पीड में हम लोग कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं वो कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जब हम लोग वेलोसिटी देखते हैं तो हमें ये कंसिडरेशन करना पड़ता है कि कौन से डायरेक्शन में जा रही है। तो ये जो गाड़ी है ये वाली जा रही है इस डायरेक्शन में और उसका स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, तो ये वेलोसिटी जो है वो इस डायरेक्शन में उसकी 40 किलोमीटर पर आवर है। और ये जो है गाड़ी है उसकी वेलोसिटी है 60 किलोमीटर पर आवर इस डायरेक्शन में, और ये जो नीली वाली गाड़ी है उसकी वेलोसिटी है 40 किलोमीटर पर आवर इस डायरेक्शन में। ये दो गाड़ियां जब हम लोग कंपेयर करते हैं तो इसका जो मैग्नीट्यूड है, स्पीड सिर्फ स्पीड देखेंगे
तो स्पीड कितना है 40 किलोमीटर पर आवर और ये 60 किलोमीटर पर आवर। तो दोनों स्पीड इक्वल है क्या? नहीं है, दोनों स्पीड अलग अलग है, स्पीड इज नॉट इक्वल। और वेलोसिटी कंसिडर करेंगे तो वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है। तो मैग्नीट्यूड कितना है 40 किलोमीटर पर आवर और इसका 60, और डायरेक्शन दोनों का सेम है। तो डायरेक्शन सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड अलग अलग है, इसीलिए वेलोसिटी भी सेम नहीं हुई है, वेलोसिटी इज नॉट इक्वल। ठीक है, फिर ये रेड कार और ब्लू कार देखेंगे। अभी इसमें क्या है, स्पीड कितना है 40 किलोमीटर पर आवर, वेलोसिटी में डायरेक्शन कंसिडर करेंगे, इसलिए वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर इन दिस डायरेक्शन। इसमें स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, वेलोसिटी है 40 किलोमीटर पर आवर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो ये जब दोनों गाड़ियां रेड और ब्लू वाली कंपेयर हो रही है तो इसमें स्पीड देखते हैं पहले। तो स्पीड इज सेम, सो स्पीड इज इक्वल, लेकिन वेलोसिटी इज नॉट इक्वल। क्यों? क्योंकि इनकी डायरेक्शन अलग है। मतलब मैग्नीट्यूड सेम भी है तो भी डायरेक्शन अलग होने की वजह से वेलोसिटी अलग है। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम नहीं है ना, तो दैट इज व्हाई इट इज नॉट इक्वल। और अभी फाइनली हम लोग कंपेयर करेंगे ये येलो और ये ब्लू गाड़ी। ठीक है, तो येलो गाड़ी का स्पीड क्या है 60 किलोमीटर पर आवर, डायरेक्शन है ये वाली, और ब्लू वाली क्या है 40 किलोमीटर पर आवर, डायरेक्शन है ऑपोजिट। अभी इसमें स्पीड का और वेलोसिटी, स्पीड का मैग्नीट्यूड अलग अलग है, तो ऑब्वियसली स्पीड इज डिफरेंट, तो स्पीड इज नॉट इक्वल। और वेलोसिटी कंपेयर करेंगे तो वेलोसिटी में भी मैग्नीट्यूड अलग अलग ही है और डायरेक्शन भी अलग है, इसीलिए वेलोसिटी इज ऑल्सो नॉट इक्वल। तो दोनों की स्पीड नॉट इक्वल, वेलोसिटी इज नॉट इक्वल। तो डिस्टेंस जो है वो है स्केलर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट है वेक्टर। इसका मतलब क्या है कि डिस्टेंस में डायरेक्शन का कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जब हम लोग कंसिडर करते हैं तो डायरेक्शन डेफिनेटली देखना पड़ेगा। तो इसी एग्जाम्पल में अब हम लोग वापस से देखेंगे स्केलर और वेक्टर के नजरिए से। तो यहाँ पे ये पहले केस में गाड़ी यहाँ से यहाँ तक जाके रुक रही है, तो डायरेक्शन कौन से डायरेक्शन में गई है गाड़ी? इस डायरेक्शन में गाड़ी ने ट्रेवल किया है, तो गाड़ी की डायरेक्शन तो एक ही है, तो डिस्टेंस, इसीलिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम है, दोनों इक्वल टू d1 है। लेकिन सेकेंड केस में क्या हुआ है, गाड़ी इधर यहाँ से लेके इस पॉइंट तक गई है और फिर वापस मुड़ के डायरेक्शन चेंज करके इस पॉइंट तक आई है। तो जब हम लोग डिस्टेंस कवर करेंगे, हम लोग को डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, तो हम लोगों को डायरेक्शन से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग देखेंगे कि टोटल कितना गाड़ी ने ट्रेवल किया है, इसीलिए टोटल होगा डिस्टेंस d1 प्लस ये वाला d2। लेकिन जब हम लोग डिस्प्लेसमेंट कंसिडर करते हैं तब हमें वेक्टर क्वांटिटी है तो हमें डायरेक्शन तो देखना ही पड़ेगा। तो ये वाला डायरेक्शन अगर हम लोग पॉजिटिव मानते हैं और ये वाला नेगेटिव मानना पड़ेगा, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शंस, तो ऑब्वियसली साइन तो अलग होगी ना, तो इसीलिए ये पॉजिटिव इसको पकड़ेंगे और इसको नेगेटिव पकड़ेंगे। तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ये d1 और ये डिस्टेंस d2 ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए माइनस d2 होगा। सो d1 माइनस d2 इतना उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। और ये जो है, तो इन द थर्ड इंस्टेंस गाड़ी यहां से इधर तक गई है और वापस पहले वाले पोजीशन पे ही आके रुकी है। तो डिस्टेंस कितना हुआ, कितना टोटल ट्रेवल किया है गाड़ी ने, ये पूरा डिस्टेंस d1 प्लस वापस से इतना डिस्टेंस d1। यहाँ पे हम लोगों को डायरेक्शन का कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तो दोनों ऐड हो गए, d1 प्लस d1 होके 2 टाइम्स d1 हो गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में पहले इस तरफ जा रही है गाड़ी, इसको अगर हम लोग इस डायरेक्शन को पॉजिटिव पकड़ा और इस डायरेक्शन को नेगेटिव पकड़ा तो ये होता है d1 माइनस d1, इसीलिए ये बन जाता है d1 माइनस d1 बनता है 0, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0। अब वेलोसिटी होती है चेंज इन पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वेलोसिटी जो होती है वो वेक्टर क्वांटिटी है और इसीलिए वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यहाँ पे डायरेक्शन कंसिडर होगा। और एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। जैसे एवरेज स्पीड पकड़ा था टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, वैसे ही एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम होगा। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, मोशन हैविंग कांस्टेंट स्पीड, दैट इज
एनी ऑब्जेक्ट मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की, गाड़ी हो या कोई भी ऑब्जेक्ट हो, वो उसका स्पीड बदल नहीं रहा है, उसी एक ही स्पीड पे वो चल रहा है ऑब्जेक्ट, या एक गाड़ी है वो एक ही स्पीड पे चलती जा रही है। ठीक है, तो इसका मतलब वो गाड़ी यूनिफॉर्म मोशन में है या वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है। अब देखेंगे कि इसका यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसे प्लॉट करते। तो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ग्राफ में क्या होगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा। मतलब एक एक्सिस पे, ये जो वाई एक्सिस पे या यहाँ पे भी वाई एक्सिस है, यहाँ पे डिस्टेंस लिया हुआ है और एक्स एक्सिस पे टाइम लिया हुआ है। तो कितने टाइम में कितना डिस्टेंस एक ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है, यही हम लोग प्लॉट करते हैं इस ग्राफ में। ठीक है, अभी ये ग्राफ अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें हमें पता चलेगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है, कौन सा नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। तो जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में होता है तो उसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगा। तो अगर हम लोग इस टाइम पे कंपेयर करते हैं सारे तीनों ऑब्जेक्ट्स को, तो तीनों ऑब्जेक्ट्स इस टाइम तक एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, तो इसका मतलब ये तीनों यूनिफॉर्म मोशन में होंगे। और फिर इसके बाद में यहाँ ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये और काफी स्लो हो गया है, इसीलिए टाइम ज्यादा जा रहा है, लेकिन जो ओवरऑल डिस्टेंस उसने कवर किया है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, डिस्टेंस देखेंगे इधर, तो इतना थोड़ा सा ही कवर हुआ है इतने टाइम पीरियड में, मतलब ये स्लो हो गया है। और उसके बाद में इस टाइम से लेके इस टाइम पे अगर हम लोग देखेंगे तो डिस्टेंस कितना कवर किया है, यहाँ से लेके इधर तक ऐसे, तो इतना ज्यादा डिस्टेंस उसने कवर किया है इतने छोटे से टाइम पीरियड में। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे ये फास्ट हो गया है। और फिर इसके बाद में तो ये ऑब्जेक्ट रुका ही है, मतलब उसका डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, टाइम चेंज होता जा रहा है, टाइम बढ़ता जा रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट जहाँ है डिस्टेंस के हिसाब से वहीं पे है, तो ये रुका हुआ है ऑब्जेक्ट। ये जो रेड वाली लाइन है ये दिखाती है यहाँ तक कौन से टाइम तक, यहाँ से लेके यहाँ तक स्ट्रेट लाइन है, मतलब यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है उसका डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसीलिए इसका मतलब है कि इसका स्पीड कांस्टेंट है यहाँ तक, और फिर यहाँ पे आके ये ऑब्जेक्ट रुका हुआ है क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ से इस पॉइंट तक ही डिस्टेंस रह रहा है, टाइम आगे बढ़ता जा रहा है लेकिन डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, तो इधर से ये ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, दिस इज स्टेशनरी। और ये वाला ब्लू लाइन देखेंगे तो यहाँ तक ये फास्ट स्पीड है, फिर यहाँ पे स्पीड कम हुआ है इनफैक्ट, और फिर ये ऑब्जेक्ट रुका हुआ है। तो इस तरीके से ये ऑब्जेक्ट भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, ये वाला ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, और इस वाले ऑब्जेक्ट का मोशन यूनिफॉर्म है इस पॉइंट तक। ठीक है, फिर अब हम लोग देखेंगे कि अगर एक ग्राफ दिया हुआ है तो उसके ऊपर से हम लोग स्पीड कैसे, डिस्टेंट टाइम ग्राफ पर से हम लोग स्पीड कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे भी तीन ऑब्जेक्ट्स लिए हैं, एक ब्लैक वाला ऑब्जेक्ट है जिसका ये ग्राफ है, एक रेड वाला ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट 2 जिसका ये वाला ग्राफ है, और ये जो ग्राफ है ब्लू वाला ये ऑब्जेक्ट 3 के लिए हमने पकड़ा है। ठीक है, तो एक तो हमने इसमें भी पहले देखा था, तो और इसमें भी देखते हैं, तो तीनों की जो लाइन्स है, अभी इसमें तो स्ट्रेट लाइन्स है तीनों की, लेकिन स्लोप अलग अलग है, तो स्लोप का और स्पीड का क्या रिलेशन होता है। तो जब स्लोप इस तरीके से है तो हम लोग इस पॉइंट पे, एक पॉइंट पे अगर हम लोग कंपैरिजन करते हैं, एक ही पॉइंट पे तीनों का कंपैरिजन करेंगे समझो, तो ये अगर T1 जो है, मतलब इतना टाइम गया है, इलैप्स हो गया है शुरू होने के बाद, तो T1 है, इस टाइम पीरियड में ये ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया है ब्लैक वाले ऑब्जेक्ट ने, तो 0 से लेकर D2 तक ये पहुंचा है, तो ये वाला डिफरेंस है इसमें डिस्टेंस में। तो डिस्टेंस D2 इज कवर्ड इन टाइम T1। इसी टाइम T1 में अगर हम लोग देखते हैं तो ये रेड ऑब्जेक्ट ने कितना कवर किया है, ये स्टार्ट हुआ था D3 से और यहाँ पे पहुंच गया D4 तक, तो इतना सा डिस्टेंस कवर किया है उसने सेम T1 टाइम में। और ये जो ऑब्जेक्ट ब्लू वाला है इसने टाइम पीरियड T1 कहीं तो यहाँ पे है, तो यहाँ से इधर तक ये डिस्टेंस कवर किया है, सो D1 से लेके यहाँ तक अप्रोक्सीमेटली वो डिस्टेंस कवर किया है। तो एक ही टाइम पीरियड में दो,
अलग अलग डिस्टेंसेस कवर किए हैं ये तीनों ऑब्जेक्ट्स में। तो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस ब्लू वाले ऑब्जेक्ट ने कवर किया है। अगर देखोगे तो ये स्लोप जो है वो स्टीप है स्लोप। तो ये जो जब स्लोप स्टीप होता है तो ऑब्जेक्ट फास्ट होता है। उसके पीछे पीछे इसका स्पीड है, तो इसका स्लोप, ब्लैक वाले का स्लोप इससे कम है ब्लू वाले से, तो इसका स्पीड थोड़ा कम है ब्लू वाले से, और रेड वाले का स्लोप तो एकदम ही कम है। तो ज़्यादा टाइम मतलब उसी T1 में ही उसने बहुत ही कम डिस्टेंस कवर किया है, मतलब इसका स्पीड काफ़ी स्लो है रेड वाले का। तो ये हो गई कंपैरिजन स्पीड्स की। ग्राफ को देखने के बाद हम लोग को ये देखा है कि किस तरीके से हम लोग कंपेयर करते हैं। फिर अब देखेंगे कि स्पीड कैलकुलेट कैसे करेंगे ग्राफ से। तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर इस टाइम T1 पे हमें अगर देखना है कि ऑब्जेक्ट 1 का स्पीड क्या है, तो ये T1 देखेंगे यहाँ तक, और ऑब्जेक्ट कहाँ तक पहुँचा है तो ये है उसका डिस्टेंस जो कवर किया है, जो है D2। तो ऑब्जेक्ट 1 का स्पीड क्या है, मैंने इसको बोला है S1। तो S1 इज इक्वल टू D2 अपॉन T1। तो D2 माइनस 0, ये जो डिफरेंस है वो पकड़ना है। सो दिस इज D2 एंड दिस इज T1, टाइम T1। फिर इसका स्पीड क्या है, फिर रेड वाले का स्पीड क्या है, हम लोगों ने पकड़ा है T2, टाइम T2। टाइम T2 में उसने कितना कवर किया है, यहाँ तक कवर किया है। पोजीशन, स्टार्टिंग पोजीशन उसकी D3 थी। सो डिफरेंस बिटवीन D4 एंड D3 इज द एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड। तो इसीलिए S2 होगा D4 माइनस D3 अपॉन T2। और ऑब्जेक्ट 3 के लिए हमने ये T3 पकड़ा है, और कहाँ से शुरू हुआ है ये ऑब्जेक्ट, D1 से लेके D5 तक पहुंच गया है टाइम T3 में। तो इसका जो स्पीड है वो क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है, डिफरेंस बिटवीन D5 एंड D1। ये तो D5 माइनस D1 जो है वो डिस्टेंस होगा, एंड टाइम कितना है T3। तो S3 इज इक्वल टू D5 माइनस D1 अपॉन T3। तो ये होगा, ग्राफ के ऊपर से हम लोग ने उसका स्पीड निकाला है, स्पीड कैलकुलेट किया है तीनों ऑब्जेक्ट्स का। अब देखते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है। तो एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जब हम लोग रेट बोलते हैं तो इसका मतलब होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब ये वेलोसिटी ही ऑलरेडी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसका यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, पहले देखेंगे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसीलिए वेलोसिटी का चेंज है, मतलब कुछ तो फाइनल वेलोसिटी होगी और कुछ तो इनिशियल वेलोसिटी होगी, तो उसमें का जो डिफरेंस है, इसीलिए फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये उसका फॉर्मूला हो गया। अब वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब मीटर्स पर सेकेंड, और अपॉन सेकेंड तो ये होता है मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड। सो दिस बिकम्स मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला में हमने ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। एक्सेलरेशन को हमने लिखा है a, फाइनल वेलोसिटी को लिखा है v, और इनिशियल वेलोसिटी को लिखा है u, टाइम को रिप्रेजेंट किया है हमने t से। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये जो वेलोसिटी का जो चेंज हो रहा है वो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कांस्टेंट है, मतलब स्ट्रेट लाइन है या यूनिफॉर्म चेंज है वेलोसिटी में। और वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसमें स्पीड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगा, इट इज अ कांस्टेंट चेंज इन स्पीड और डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसका एक एग्जाम्पल है ग्रेविटी, और एक एग्जाम्पल होगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का क्लॉक का हैंड। समझो सेकेंड हैंड, तो सेकेंड हैंड का जो स्पीड है वो तो कांस्टेंट ही रहेगा ना, हर एक सेकेंड में आगे 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 बढ़ता रहेगा वो। तो जो स्पीड है वो तो सेम है, लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो इसीलिए वो, और डायरेक्शन भी चेंज हो रही है इवनली या यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है, तो इसीलिए वो होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अच्छा, अब देखेंगे कि अगर हमें कोई ग्राफ दिया है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, मतलब एक्सेलरेशन का ग्राफ, तो हम लोग जो ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं उनका
एक्सेलरेशन ग्राफ के ऊपर से कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है ये देखना पहले। तो यहाँ पे क्या दिया है, 3 अलग अलग ऑब्जेक्ट्स दिए हैं। हम लोग समझो ये जो रेड वाला ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग ऑब्जेक्ट 1 पकड़ेंगे और उसका एक्सेलरेशन रहेगा a1। फिर ये जो ब्लू वाला ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग पकड़ते हैं ऑब्जेक्ट 2 और उसका एक्सेलरेशन होगा a2। और जो ब्लैक वाला ऑब्जेक्ट है वो होगा ऑब्जेक्ट 3 और उसका एक्सेलरेशन दिखाएंगे a3 से। ठीक है, तो ये ग्राफ से कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो पहले देखेंगे कि ये ऑब्जेक्ट 1 जो है रेड लाइन जिससे डिनोट होता है वो वाला ऑब्जेक्ट कैसे, उसका वेलोसिटी और टाइम का क्या रिलेशन है। तो इस ऑब्जेक्ट का जो ये टाइम के स्टार्टिंग में, मतलब एकदम स्टार्टिंग में व्हेन टाइम इज इक्वल टू 0, तब उसका वेलोसिटी कितना है, इनिशियल वेलोसिटी है। तो ये है u1, इसको पकड़ेंगे इस मार्क को, ये होगा u1। और फिर ये वेलोसिटी एट टाइम t1 ये हो गई है 0, तो v1 हो गई है 0। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी और ये रही फाइनल वेलोसिटी u1 और v1। ठीक है, और ये टाइम पीरियड कितना गया है t1, तो दिस इज v1 माइनस u1 अपॉन t1। ठीक है, तो v1 कितनी है 0, u1 कितनी है इतनी, तो 0 माइनस u1 हो जाएगा ये अपॉन t1, मतलब ये आएगा नेगेटिव नंबर आएगा। तो इसको बोलेंगे हम लोग नेगेटिव एक्सीलरेशन या रिटार्डेशन। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जब ब्रेक लगाता है या उसकी स्पीड कम होके आइदर वो रुक भी जाता है कभी कभी, तो वो होता है रिटार्डेशन। ठीक है, फिर ये जो ऑब्जेक्ट है ब्लू वाला, इसका इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0 है, तो u2 है 0। फिर एट टाइम t2 उसकी वेलोसिटी कितनी है v2 बोलेंगे इसको। ठीक है, ये है फाइनल वेलोसिटी उसकी एट टाइम t2 और उसका एक्सेलरेशन कितना है a2 इज इक्वल टू v2 माइनस u2, मतलब v2 माइनस 0 अपॉन टाइम t2। ठीक है, तो ये होगा उसका एक्सेलरेशन। फिर ऑब्जेक्ट 3 देखेंगे हम लोग, जो कि ब्लैक लाइन से दिखाया गया है। तो इसमें क्या है, इनिशियल वेलोसिटी इसमें क्या है u3 है, ये कुछ तो वेलोसिटी है उसकी ऑलरेडी, और यहाँ से फिर एट टाइम t3 उसकी वेलोसिटी बढ़ी है, बढ़ के v3 हो गई है, दिस इज द फाइनल वेलोसिटी। तो ये जो तो इसका एक्सेलरेशन कितना है u3 से v3 टाइम t3 में एक्सेलरेशन हुआ है, तो इसका a3 क्या होगा v3 माइनस u3 अपॉन t3। ठीक है, तो ये होगा इसका फॉर्मूला ग्राफ के हिसाब से, इस तरीके से हम लोग देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि मोशन के फॉर्मूलाज जो हमारे हैं, 3 फॉर्मूलाज हमें याद रखने होते हैं, तो वो फॉर्मूलाज कैसे हम लोग ने डिराइव किए हैं। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का ग्राफ क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये है एक्सेलरेशन का ग्राफ। यहाँ पे हम लोग कंसिडर कर रहे हैं एक ऑब्जेक्ट जिसकी ऑलरेडी कुछ तो वेलोसिटी है, और फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, तो देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी है u, फाइनल वेलोसिटी उसकी है v, कितने टाइम पीरियड में, टाइम पीरियड लगा है t। ठीक है, तो a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन t, ये तो है अपना इक्वेशन 1। अब इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ को हम लोग देखेंगे, तो डिस्टेंस जो है वो इस लाइन के नीचे वाले जो एरिया है वो होगा उसका डिस्टेंस या अदर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट ये एरिया ही क्यों होता है वो एक अलग कंसेप्ट है, हमारे स्कोप में नहीं है। बस इतना ही याद रखना है कि इस ग्राफ के नीचे वाला जो एरिया है वो होगा डिस्प्लेसमेंट। तो वो एरिया हम लोग 2 तरीके से हम लोग देख सकते हैं। एक तो इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं 2 पार्ट्स में, जिसमें से एक है रेक्टेंगल और ऊपर वाला है ये ट्रायंगल है। तो दोनों के फॉर्मूलाज हमें पता है और वो हम लोग यहाँ पे एक दूसरे के साथ ऐड कर सकते हैं एरियाज दोनों, और निकाल सकते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो उस तरीके से पहले देखेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट S इज इक्वल टू इस रेक्टेंगल की एरिया, मतलब लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ। अभी लेंथ क्या है t, मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ क्या है
u, मतलब ये जो इनिशियल वेलोसिटी है ये है u, तो u मल्टीप्लाइड बाय t या t मल्टीप्लाइड बाय u प्लस ट्रायंगल की एरिया। अभी ट्रायंगल की एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। अभी यहाँ पे बेस क्या है t और हाइट कितनी है, हाइट है v माइनस यू, ये जो डिस्टेंस है ये है हाइट v माइनस यू। तो s इज इक्वल टू t इंटू यू प्लस हाफ इंटू v माइनस यू इंटू टी। तो ये हो जाता है u इंटू टी प्लस हाफ इंटू, अभी हमने क्या किया, v माइनस यू अपॉन टी इज इक्वल टू ए ना, तो हम लोग ये ए में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया है, ये v माइनस यू को हमने डिवाइड किया है t से, क्योंकि हमने डिवाइड किया है t से इसलिए मल्टीप्लाई भी किया है t से एक बार, और ये t जो है ये वाला है, तो ये बनता है यू टी प्लस हाफ इंटू ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा t इंटू टी, तो टी स्क्वायर, तो इसीलिए बनता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये हो गया अपना सेकेंड वाला फॉर्मूला मोशन का, ठीक है। और दूसरे तरीके से देखेंगे तो ये जो नीचे वाली एरिया है इस लाइन के नीचे, तो ये सारी एरिया एक ट्रेपेजियम है जिसमें ये लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है एक दूसरे के साथ पैरेलल साइड से, और ये जो है दिस इज द हाइट ऑफ द ट्रेपेजियम। तो इसमें अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू एच, वेर ए एंड बी आर द लेंथ्स ऑफ द पैरेलल साइड्स, या ए पकड़ेंगे लंबा वाला v और u पकड़ेंगे b पकड़ेंगे छोटा वाला u, ठीक है, और हाइट क्या है t। तो फॉर्मूला क्या हुआ अपना, s इज इक्वल टू हाफ इंटू v प्लस यू इंटू टी, लेकिन t क्या है, इट इज v माइनस यू अपॉन a, तो वो हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे t की जगह, तो अपना फॉर्मूला क्या बन जाता है, s इज इक्वल टू हाफ इंटू वी प्लस यू इंटू वी माइनस यू अपॉन a, दैट इज इक्वल टू, अभी v प्लस यू इंटू वी माइनस यू क्या होता है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो ये होता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ए, मतलब 2a, ठीक है। अब ये 2a अगर हम लोग इस तरफ लेके आते हैं तो ये बनेगा 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और यू स्क्वायर भी हम लोग इस तरफ लेके आएंगे तो बनेगा, तो इस तरफ से एक तरफ से वी स्क्वायर बच जाता है, तो ये बनेगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये रहा अपना एक्सेलरेशन मोशन का तीसरा इक्वेशन।